हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन पंचनामा। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच टकराव के नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। हर खबर पर आगे होगी हमारी नजर। बिल्कुल यासिर, रिया चक्रवर्ती की आज की रात भी जेल में ही बीतेगी। कल आएगा फैसला और तमाम जो आरोपी हैं उन पर क्या फैसला आने वाला है, इस पर भी होगी बात। इसके साथ ही देश को मिली नई ताकत, राफेल आज से वायुसेना का हिस्सा बन गया है, ये भी आपको पंचनामे में बताएंगे। और देखिए, देश में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना केसेस सामने आए हैं। क्या है वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर, वो भी आपको आगे बताएंगे। चलिए शिखा, ये तमाम बड़ी खबरें तो होंगी। इस वक्त आपको इस वक्त की अहम खबर दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत की, जो आज अपने टूटे हुए दफ्तर का मुआयना करने पहुंची। जिस दफ्तर पर कल बीएमसी ने हथौड़ा और बुलडोजर चलवाया था, उसे लेकर के अदालत में भी खींचतान हुई है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब कंगना अपने घर से निकली, दूसरी तस्वीर जब कंगना अपने दफ्तर पहुंची, अपने टूटे हुए दफ्तर का मुआयना करने के लिए, तीसरी तस्वीर में वो तोड़फोड़ का मुआयना करती हुई नजर आ रही हैं। वहां कल जो लोग उनके दफ्तर के मौजूद थे उनसे पूछ रही हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद दफ्तर से वापस घर की ओर निकलते हुए की ये तस्वीर। रक्षित हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं मौजूद हैं। रक्षित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त कंगना, हालांकि उनको इल्म तो था कि किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, लेकिन किस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या उनके चेहरे पर भाव थे जब उन्होंने सपनों से बनाया अपना दफ्तर टूटा हुआ देखा, जमींदोज देखा? अनुराग, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि जब आपने सपनों से अपना सपनों का जो पूरा दफ्तर है वो तैयार किया हो अपनी मेहनत के दम पर, और उसकी आप इस तरीके की तस्वीर देखते हैं तो जाहिर तौर पर दुख होता है। और जो हमने तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपको दिखाई थी सबसे पहले कि जब कंगना रनौत अंदर अपने दफ्तर में दाखिल हो रही थी, तो यही वो तस्वीर थी जहां पर कंगना रनौत को जब एक तरीके से कहें तो दफ्तर में घुसते ही बड़ा झटका लगता है, और वो झटका इस मलबे के रूप में लगता है कि जैसे ही एंट्रेंस पर आती हैं तो ये पूरा का पूरा जो मलबा है वो रास्ते में उनके लिए उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देता है, रास्ते को रोक देता है। और यहीं पर कंगना कुछ सेकंड के लिए रुकती हैं, जिसके बाद में सीआईएसएफ पर्सनल जो कि पहले ही अंदर दाखिल हो चुके थे वो उन्हें सहारा देते हैं, हाथ पकड़ते हैं उनका, और उसके बाद में कंगना यहां से फांद कर आगे की तरफ जाती हैं। और आगे जाने के बाद में अंदर का जो पूरा का पूरा जमींदोज एक तरीके से नीचे का पोर्शन है वो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कितनी मायूस कंगना नजर आई अपने साकार हो चुके सपने को टूटा हुआ देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित से इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो क्या भाव होंगे कंगना के अपने टूटे हुए ऑफिस को देखकर, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। इसके बाद कंगना टूटे दफ्तर में पहुंची। अपने टूटे फूटे दफ्तर में पहुंचने के बाद कंगना काफी देर तक पूरे माहौल को निहारती रही। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वो काफी देर तक टूटे सामानों के बीच अपने सहयोगियों से बात करती रही। इससे पहले कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने वाली बीएमसी ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया। दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में बीएमसी ने कहा है कि इमारत में अवैध निर्माण हुआ था। कंगना के वकील ने कहा कि वो इस मामले में कुछ और तथ्य हाईकोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। और चलिए आपको यह भी बता दें कि शिवसेना से टकराव के बीच कंगना रनौत ने दावा किया है कि उन्हें कई मराठी शुभचिंतकों का समर्थन मिल रहा है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चलने के बाद आज उनकी बहन रंगोली यहाँ के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। किस तरीके से जो कल बीएमसी ने यहाँ पर तोड़फोड़ की है उसी का मुआयना करने के लिए रंगोली यहाँ पर पहुंची हैं, और अब अंदर की तरफ दाखिल होती हुई रंगोली और अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रही हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है, उसके बाद में आज उनकी बहन रंगोली यहाँ पर अपने बहन के दफ्तर पर पहुंची हैं। करीब 15 मिनट तक दफ्तर का मुआयना करने के बाद रंगोली यहां से चली गई। इस बीच कंगना ने एक ट्वीट करके दावा किया कि उन्हें महाराष्ट्र के लोगों से समर्थन मिल रहा है। मैं इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है वो ये कतई न सोचें कि मुझे यहाँ प्रेम और सम्मान नहीं मिलता।
और चलिए इसी खबर पर रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रणबीर, आप कंगना रनौत के घर पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन पहुंच रहा है उनसे मिलने के लिए। रामदास आठवले तो पहुंच ही रहे हैं। देखिए, फिलहाल बड़ा नाम रामदास अठावले का ही है, जो कि अब से करीब 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। और कंगना रनौत का घर यहाँ बिल्कुल सामने आप जो बिल्डिंग देख रही हैं, इसमें 5th फ्लोर पर है। कंगना घर पर ही मौजूद है और ये मामला अब कंगना का ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल हो चुका है, क्योंकि शिवसेना समेत जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मामले में एक पक्ष बनती जा रही हैं। शिवसेना के ही जो सहयोगी हैं उन्होंने भी इस पूरी कार्रवाई पर जिस तरीके से अपना पक्ष रखा और कहा कि कार्रवाई गलत थी, टाइमिंग गलत थी, उसके बाद ये पूरा मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है। और लगातार जिस तरीके से कंगना एक स्टैंड लेकर के शिवसेना के खिलाफ चल रही हैं, उद्धव ठाकरे को हिट कर रही हैं, तो जाहिर है कि ये मामला लंबा बढ़ता जाएगा। और अभी रामदास आठवले आ रहे हैं तो उम्मीद की जा रही है और हो सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जो कंगना के साथ समर्थन जताने के लिए उनसे मिलने पहुंचे, और कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि खुल करके उद्धव सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में बोलेंगे। जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, महाराष्ट्र में कंगना रनौत के दफ्तर को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में लोग गुस्से में हैं। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर कंगना के समर्थन में बीजेपी महिला मोर्चा और दूसरे कुछ संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। सरकार हिमाचल की बेटी का तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं। कंगना हिमाचल से आती हैं, इसलिए यहाँ के लोग भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। इन महिलाओं ने धमकी भी दी है कि अगर कंगना के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो मुंबई जाकर शिवसेना के दफ्तर का घेराव करेगी। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, कंगना के समर्थन में पटना की सड़कों पर भी बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता उतरे और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव और शिवसेना सांसद संजय राउत के पोस्टर जलाए। तो महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमलावर रही है कंगना। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि कंगना रनौत आज भी शिवसेना पर अपने ट्वीट से हथौड़े चलाती रही। कंगना ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए शिवसेना को सोनिया सेना कह दिया। उन्होंने लिखा, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना यही नहीं रुकी और कुछ देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। कंगना ने लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। और साथ ही इसी खबर से जुड़ी अगली खबर भी यही है कि अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर आज शिवसेना ने किया है पलटवार। बीएमसी को बाबर सेना बोलने पर सामना में शिवसेना ने कंगना पर पलटवार किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सामना में लिखा, बाबरी तोड़ने वाले हम ही हैं, तुम हमें क्या सिखाते हो? बीएमसी द्वारा कंगना के कार्यालय पर की गई कार्यवाही बीएमसी की कार्यवाही है। कार्यवाही करने का कारण क्या है, इसका जवाब बीएमसी आयुक्त ही दे सकते हैं। कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही की जाती है। बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं हुई। वो एक कलाकार है और मुंबई में रहती है, लेकिन उसके द्वारा मुंबई और महाराष्ट्र के लिए इस्तेमाल की गई भाषा उचित नहीं। वो अपने शब्द वापस लेती है तो कोई विवाद नहीं रह जाता। कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण का हवाला देते हुए कल बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद कंगना ने बीएमसी को बाबर सेना कहा था। और अगली खबर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल में रिया और उनके भाई शौविक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दोनों भाई बहन को आज भी बेल नहीं मिल पाई। रिया चक्रवर्ती की आज की रात भी मुंबई के इसी भायखला जेल में बीतेगी। ड्रग्स केस में परसों 14 दिन के लिए कोर्ट ने रिया को न्यायिक हिरासत में भेजा था और आज उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में दलील रखी कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। रिया की गिरफ्तारी अन्य लोगों के बयान के आधार पर हुई है। रिया के घर से ड्रग्स की कोई बरामदगी नहीं हुई है। रिया के ऊपर दबाव बनाकर बयान लिया गया। ड्रग मंगवाया भी था तो वो बहुत छोटी मात्रा थी, लेकिन एनसीबी ने रिया को ड्रग सिंडिकेट का सदस्य बता दिया।
रिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के वकील ने कहा कि अभी इस मामले की जांच जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर रिया को जमानत देना उचित नहीं है, क्योंकि एनसीबी अपनी जांच रिया से की गई पूछताछ के आधार पर ही आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से इस मामले में तथ्य आए हैं वो इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि रिया एक बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा है और उसकी तफ्तीश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अहम खबर आपको बता देते हैं। दुश्मनों का काल राफेल आज सर्वधर्म पूजा के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे जब राफेल फाइटर प्लेन को भारत के जंगी बेड़े में शामिल कराने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वधर्म पूजा से हुई। 5 धर्मों के धर्म गुरुओं ने राफेल को वायुसेना में पूजा पाठ के साथ शामिल कराया। पूजा के बाद दुनिया ने देखी राफेल की ताकत। दुश्मन के दिल दहलाते हुए 5 राफेल विमान आसमान में करतब दिखाते दिखे। भारत के बाहुबली के इस शो को देखकर चीन और पाकिस्तान में भी खलबली मच गई होगी। हवा में करतब दिखाने के बाद फाइटर राफेल की शानदार लैंडिंग हुई। तो सभी भारतीयों के लिए गर्व से भर देने वाला क्षण है ये। और देखिए, भारत के सबसे बड़े फाइटर राफेल ने हुंकार भर दी है। अब राफेल की ताकत चीन और पाकिस्तान को भी देख और समझ लेनी चाहिए। आवाज से 2 गुना तेज रफ्तार, 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन को धराशायी करने की क्षमता, 1 मिनट में 125 राउंड गोलियां दागकर दुश्मन का सीना छलनी करने की ताकत। यह है राफेल की ताकत जो अब हिंदुस्तान के पास है। राफेल एक बार में 24,500 किलो तक का वजन ले जा सकता है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। राफेल चीन के फाइटर जेट J-20 से भी ज्यादा घातक है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत है इसमें लगी मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता गजब की है। राफेल में हैमर मिसाइल लगी है जो 60 से 70 किलोमीटर दूर से हमला कर सकती है। बंकर समेत किसी भी निशाने को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके अलावा राफेल में लगे मेटियोर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। यही वो खूबियां हैं जो राफेल को ताकत देती हैं और राफेल को बनाती हैं सबसे खूंखार लड़ाकू विमान। और इन तमाम खूबियों के साथ राफेल भारत के जंगी बेड़े में आज शामिल हो गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, अब सुनिए। पूरी तरह से अपने को ऑनर्ड महसूस कर रहे हैं। इस इंडक्शन से हमारे वायुसेना की क्षमता में काफी वृद्धि होगी और हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद होगी। हमारे बहादुर सशस्त्र बलों की कैपेबिलिटी बिल्डिंग में पूरा सहयोग प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज की उपलब्धि इस प्राथमिक कार्य को पूरा करने की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम है। मैं फ्रांसीसी सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कोविड पैंडेमिक के बावजूद राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शेड्यूल के मुताबिक की जा रही है। अच्छा, राफेल की हुंकार से जो है वो दुश्मन कांप रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों कांप रहा है? चीन और पाकिस्तान की नींद आखिर क्यों उड़ गई है? देखिए। जब राफेल रफ्तार भरता है तो कुछ मिनटों में कैसे 400 से 500 किलोमीटर का रास्ता पार हो जाता है पता ही नहीं चलता। राफेल विमान अभी अंबाला की एयरबेस पर तैनात है। वहां से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी ये 1 घंटे 45 मिनट में पूरी कर सकता है। अंबाला से पाकिस्तान के इस्लामाबाद की 509 किलोमीटर की दूरी राफेल सिर्फ 14 मिनट में तय कर सकता है। अंबाला से लाहौर की दूरी 8 मिनट में पूरी कर सकता है राफेल। अंबाला से पाकिस्तान के कराची पहुंचने में राफेल को सिर्फ 32 मिनट लगेंगे। अगली खबर मॉस्को से है, जहां भारत ने पाकिस्तान को फिर से हैसियत दिखा दी। मौका था SCO बैठक का, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से हाथ नहीं मिलाए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर जब एससीओ बैठक के लिए मॉस्को पहुंचे तो मकसद साफ था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करना। बैठक में जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात हुई तो एस जयशंकर ने हाथ मिलाया और बात भी की, लेकिन ऐसी खुशनसीबी पाकिस्तान के विदेश मंत्री को हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जब अनौपचारिक स्वागत समारोह में टकराए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाथ नहीं मिलाया। भारत ने पाकिस्तान की हरकतों को सीधा जवाब दिया है। ये घटना चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान के लिए तमाचे की तरह है। और चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं। भारत चीन के बीच लद्दाख में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि आगे हालात कैसे रहने वाले हैं। हालांकि अभी स्थितियां युद्ध की नहीं है, लेकिन तब भी भारतीय सेना ने तैयारी पूरी कर ली है। टैंकों और रॉकेट लॉन्चर से हो रही फायरिंग की तस्वीरें चीनी सेना की है। लद्दाख में लाइव फायरिंग ड्रिल करके वो भारत को दिखाना चाहता है कि युद्ध के लिए वो कितना तैयार है, लेकिन भारतीय सेना जानती है कि ये वीडियो सिर्फ चीनी सेना का प्रोपेगेंडा है। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि चीन ने लद्दाख में करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। 4 मोटराइज, 6 मैकेनाइज, 2 आर्म्ड ब्रिगेड और 76 कंबाइंड कोर को उतारा है। अलग अलग तरह के करीब 100 विमानों की तैनाती की है। इनमें फाइटर जेट, बॉम्बर जेट, हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यही नहीं, रॉकेट फोर्स और मिसाइलों की भी तैनाती की है। इधर भारत ने भी चीनी सेना की बराबरी में तैनाती की है। भारत ने भी चीन के बराबर सैनिकों का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। सर्दियों का सारा साजो सामान स्टोर कर लिया गया है। भारतीय टैंक कई अहम ठिकानों पर तैनात हो चुके हैं। पैंगोंग से लेकर रीचनला और रिजांगला की ऊंचाइयों पर भारतीय सैनिक मौजूद हैं। और देखिए, चीन के साथ चल रहे इस तनाव के बीच पिथौरागढ़ के एक गांव के लोग अपने बच्चों को लेकर बेहद चिंता में हैं। इस गांव के तकरीबन हर घर से एक आदमी फौज में है। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तब उत्तराखंड में पिथौरागढ़ का धारचूला इलाका बेहद अहम मोर्चा था। उस वक्त भारतीय सेना के बनाए बंकर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जहाँ इस बंकर में हम खड़े हैं, ये धारचूला तहसील के तवा घाट का खेलगांव इलाका है। इस गांव में आप देख सकते हैं 62 के युद्ध के लिए तमाम बंकर बनाए गए थे। बेहद मजबूत ये बंकर थे और तब से ये बंकर यही स्थापित है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये बंकर भ्रमवश सेना ने यहाँ बना दिए थे, क्योंकि उस वक्त नक्शे में सीमा को समझना बेहद मुश्किल था। एक बार फिर से 62 साल वाले हालात बनते दिख रहे हैं तो लोगों को अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन साथ ही उन्हें गर्व भी है कि घर का बच्चा चीन से मुकाबले के लिए तैनात है। माना जा रहा है कि युद्ध हो सकता है चीन से, तो ऐसे में आप लोगों को घबराहट नहीं होती? घबराहट किस बात की? जीना मरना तो साथ साथ ही है लोगों को, और देश के काम आए वो तो सौभाग्य की बात है कोई बच्चा। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक बार फिर आतंकी साजिश को नाकाम किया है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला के राफियाबाद इलाके की हैं, जहां आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाने की साजिश रची थी। सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने बैग में 10 किलो आईईडी रखा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने साजिश को नाकाम कर दिया। पिछले 2 महीने में चौथा मौका है जब उत्तरी कश्मीर में आतंकियों ने सेना को निशाना बनाने की कोशिश की। इस साजिश को देखते हुए इलाके में गश्त बढ़ा दी है। बारामूला में ही सेना ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद और करीब 7 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। कुरुक्षेत्र से जहां आज किसानों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे किसानों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद किसानों ने जमकर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने दौड़ा कर लोगों को पीटना शुरू किया। किसानों के पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये किसान केंद्र सरकार के नए खेती अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हाईवे पर जाम लगाना शुरू किया तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसके बाद हालात बेकाबू होने लगे और फिर भीड़ हिंसक हो उठी।
पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसानों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है। जो भी इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, जो भी उसको ब्रेक किया है, चाहे वो 144 की उल्लंघना करी है, जनरल लॉ एंड ऑर्डर की उल्लंघना करी है, या फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो प्रतिबंध है उनकी उल्लंघना करी है, उसके अकॉर्डिंग उनके खिलाफ कार्रवाई, लीगल एक्शन जो है किया जाए। आप देख रहे हैं पंचनामा में अब सियासी खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हाथ से लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि वो 32 साल तक साथ रहे, लेकिन अब साथ देना संभव नहीं है। रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे के बाद जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधा है। लंबे समय से पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे और हम समझते हैं कि उनका कुछ न कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा, जिसके चलते जो लोग इतने शालीन और सम्मानित लोग हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो आरजेडी सिर्फ परिवारों की पार्टी रह गई, लोगों की पार्टी नहीं है, पब्लिक की पार्टी नहीं रह गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में बेरोजगारी के खिलाफ तेजस्वी यादव के लालटेन जलाने की मुहिम को जेडीयू ने फ्लॉप करार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में जुटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कल रात 9 बजे लालटेन जलाने की अपील की थी। तेजस्वी ने खुद अपनी मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ लालटेन जलाकर नीतीश सरकार पर हमला बोला, लेकिन जेडीयू ने आंकड़ों के जरिए इस कार्यक्रम को फेल बताने की कोशिश की है। नीतीश के मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट किया कि तथा कथित 9वीं फेल, तेजस्वी यादव की राजनीतिक नौटंकी। 9 बजे के वक्त 9 मिनट पर बिजली गुलकर लालटेन जलाने की नौटंकी हो गई फेल। पीएम की अपील के बाद बिजली की खपत में 55% कमी आई थी। तेजस्वी की अपील के बाद बिजली की खपत में 1% की कमी आई। आपकी बातों पर बिहार की जनता भरोसा नहीं करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातों का जनता पर असर पड़ता है, आपकी बातें बेअसर। और देखिए, बिहार चुनाव का असर राज्यसभा के उपसभापति चुनाव पर भी दिख रहा है। विपक्ष ने एनडीए के उम्मीदवार के सामने बिहार के ही कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर ली है। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के पहले दिन ही संसद में बिहार चुनाव की एक झलक देखने को मिल सकती है। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए होने वाले चुनाव में बिहार के 2 प्रमुख विरोधी दलों के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। एनडीए की ओर से जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने आरजेडी के मनोज झा को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार बिहार की अगड़ी जाति से आते हैं, जबकि दोनों की पार्टियों का दबदबा पिछड़ी जातियों में ज्यादा माना जाता है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जेडीयू उम्मीदवार हरिवंश की जीत तय मानी जा रही है। राज्यसभा में फिलहाल सदस्यों की कुल संख्या 240 है। अगर सभी सदस्य वोट करते हैं तो जीतने के लिए 121 मतों की जरूरत पड़ेगी। एनडीए के पास 105 सांसदों का समर्थन हासिल है। वाईएसआर कांग्रेस के 6, एआईएडीएमके के 9 और बीजू जनता दल के 9 सदस्यों के एनडीए के समर्थन में वोट करने की संभावना है। ऐसे में हरिवंश के पास 129 सदस्यों का समर्थन हासिल है, वहीं मनोज झा के पास 99 सांसदों का समर्थन हासिल है। और अब कोरोना केसेस का अपडेट भी आप जानिए। देखिए, कोरोना के केसेस लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में करीब 8 लाख केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस का नया रिकॉर्ड बना। एक दिन में पहली बार 95,000 से ज्यादा केस आए और इसी के साथ कुल केस 44,50,000 के पार पहुंच गए। 35 लाख लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 73,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि अब भी 9 लाख एक्टिव केस हैं। इतना ही नहीं, पिछले 10 दिन में करीब 8 लाख नए केस आए हैं। राहत की बात सिर्फ ये है कि रिकवरी रेट 78% के करीब पहुँच गई है, मतलब बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे में शिकायत की वैक्सीन को लेकर के बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ऑक्सफोर्ड में बन रही कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कई देशों में रोक दिया गया है। लेकिन इसकी औपचारिक सूचना न देने पर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीरम कंपनी एस्ट्राजेनेका वाली कोरोना की वैक्सीन की भारत में टेस्टिंग कर रही है। कारण बताओ नोटिस में सीरम इंस्टीट्यूट से पूछा है कि मरीजों की सुरक्षा की गारंटी होने तक देश में टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए दी गई अनुमति को निलंबित क्यों नहीं किया जाए। असल में सीरम इंस्टीट्यूट ने बुधवार को अपने ट्वीट में कहा कि एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके का ब्रिटेन में परीक्षण रोके जाने की रिपोर्ट्स पर
हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने परीक्षण समीक्षा के लिए रोका है और इसे फिर से शुरू किया जाएगा। उस टीके का भारत में परीक्षण जारी है, इसमें कोई समस्या सामने नहीं आई है। अब नोटिस के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के सुर बदल गए हैं। हम DCGI के निर्देशन में जा रहे थे और ट्रायल को रोकने के निर्देश नहीं थे। अगर DCGI को सुरक्षा को लेकर चिंता है तो हम उनके निर्देशों और मानक प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यूपी के जौनपुर से अगली खबर, जहां कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों की लापरवाही देखने को मिली। तस्वीरें जौनपुर के बदलापुर तहसील की हैं, जहां कोरोना काल में ये भीड़ डराने वाली है। दरअसल ये लोग स्टेट बैंक में आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन आधार कार्ड के चक्कर में लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लोगों ने कोरोना के खतरे के बीच धक्का मुक्की की। जब पुलिस ने लोगों को रोकना चाहा तो लोगों ने पुलिस के साथ नोकझोंक भी की। मजबूरन जौनपुर के बदलापुर तहसील में पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस के बाद जैसे तैसे भीड़ को काबू किया और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कई जगह आज से मंदिर खुल गए हैं। कोरोना की वजह से ये मंदिर बंद थे पिछले 5 महीने से। लगभग 6 महीने बाद शिमला के जाखू मंदिर के कपाट खुले और श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। हिमाचल के बिलासपुर में भी नैना देवी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में जगह जगह सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं। श्रद्धालुओं का तापमान मापा जा रहा है। हिमाचल सरकार ने नैना देवी मंदिर में एक दिन में सिर्फ 1000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और दूसरे प्रदेशों के श्रद्धालुओं को ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 65 साल के ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को दर्शन की अनुमति नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल गया है। तो अब आपको खबर गुजरात की दिखाते हैं, जहां पार्क खुलने का जश्न लोगों ने सड़क पर कैसे मनाया, देखिए। तस्वीरें वडोदरा के कमाटी बाग इलाके की हैं, जहां पार्क खुलने की खुशी में ये लोग जश्न में पटाखे चला रहे हैं। कोरोना की वजह से 5.5 महीने से इलाके के सभी पार्क बंद थे। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर अब सरकार ने शर्तों के साथ पार्क खोलने के आदेश दिए हैं। इसलिए कई लोग मुंह पर मास्क लगाकर सुबह की सैर के लिए पहुंचे। ये खुलने से सभी को स्वस्थ रहेंगे, सब आदमी, थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। इट इज वेरी गुड। नाउ वी आर फीलिंग दैट वी आर इन द हेवन। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कमाटी बाग जैसा बाग गार्डन पूरे गुजरात में ऐसा नहीं होगा कोई। और अब अगली खबर आपको सावधान करने वाली है। कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो जाना इस बीमारी से उबरने की गारंटी नहीं है। इंदौर की इंद्रलोक कॉलोनी में मातम पसरा है, क्योंकि कोरोना से ठीक होकर वापस लौटे शख्स की मौत हो गई। जब ये नेगेटिव हुए तो उनको अभी प्राइवेट में भर्ती करा और इनका कफ निकालने का प्रयास करते चले गए। और कफ निकलते 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 इनकी ऑक्सीजन जब उससे भर्ती करा, जब से कभी एंड तक ऑक्सीजन नली नहीं निकली। 20 था, 16 हुआ, 14 हुआ, 12 तक लेके गए और उसके बाद भी ये बच नहीं पाए। मनीष के भाई का इलाज इंदौर के जाने माने अरविंदो हॉस्पिटल में हुआ था। कोरोना की जंग जीत लेने के 4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी 2% ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मरीजों की हालत चिंताजनक हो जाती है और आखिर में उनकी मौत हो जाती है। अगर रोज 100 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उनमें से कुछ 10 मरीज ऐसे अभी भी हैं जिनको हमको कुछ दिन और नॉन कोविड एरिया में रखना पड़ता है, और उन 10 में से 2 मरीज ऐसे रहते हैं जिनको फिर भी हमको आईसीयू में हस्तांतरित करना पड़ता है। कोरोना से उबरने के बावजूद इस महामारी का खतरा बना रहता है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खाते से जालसाजी करके कैसे 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कोतवाली अयोध्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके मुताबिक फर्जी चेक क्लोन के जरिए ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए की रकम निकाल ली गई। वो नंबर हमारी चेक बुक में ऑलरेडी लगा हुआ था। पूछने वाले ने एक दूसरा बताया कि आपने कभी 2.5 लाख का चेक दिया है? मैंने कहा याद नहीं है, नंबर बताइए। नंबर बताया, वो चेक भी हमारी चेक बुक में लगा था।
जिन बैंकों में नकली चेक जमा कराकर पैसे निकाले गए वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि ट्रस्ट को चूना लगाने वालों की धरपकड़ की जा सके। यूपी के बहराइच लेकर चलते हैं आपको, जहां घाघरा नदी की वजह से कटान का सिलसिला जारी है। तेज लहरों में कई गांवों को जोड़ने वाला एक पुल बह गया। सालों से खड़ा पुल देखते ही देखते तेज लहरों में समा गया। ये एक पुल कई गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था, लेकिन घाघरा नदी के कटान की वजह से पूरी तरह धराशायी हो गया। घाघरा में आई बाढ़ कई गांवों की फसलों को तबाह कर चुकी है। अब जैसे जैसे कटान तेज हो रहा है, लोगों को आशंका है कि पुल की तरह उनके घरौंदों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। तस्वीरें देखिए। ये वो इलाका है जहां लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद गलियों में इतना पानी भर गया कि लोग अपने घर में कैदी बनकर रह गए। जिन लोगों के सामने घर से बाहर निकलने की मजबूरी थी, उन्हें गंदे पानी में ही उतरना पड़ा। हालात से जूझ रहे लोग जब खुद नालियों को साफ करने उतरे, तब जाकर पानी कम हुआ। हालांकि प्रशासन अपनी लापरवाही मानने को तैयार नहीं है। सारे इंतजाम हैं, मेरी नालियाँ साफ हैं, नाले साफ हैं। अब चूंकि ये तो आपदाएं हैं, पानी ज्यादा आ जाता है तो पानी भरना और नाली से नहीं निकल पाता। स्वाभाविक बात है, हमने स्टाफ 4 चौबंद लगा रखा है, तो हम भी पूरी तरह निगरानी किए हुए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के गाजीपुर में एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। मंदिर में घुसी पिकअप वैन, खंबे से टकराया ट्रक, उल्टी पड़ी बैटरी से चलने वाली गाड़ी और टूटी हुई स्कूटी। ये मंजर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त यहाँ क्या हालात रहे होंगे। सुबह के वक्त ये ट्रक बेकाबू हुआ तो एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारता चला गया। गनीमत ये रही कि घटना के समय सड़क पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कोरोना की वजह से मंदिर में भी श्रद्धालु नहीं थे। यही वजह है कि इस पिकअप वैन से कोई कुचला नहीं। ट्रक की टक्कर की वजह से ये वैन मंदिर में घुस गई थी। इस हादसे में 2 लोगों को मामूली चोट आई है।